है आपका हमारे चैनल पर। आज हम भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 के अध्याय 4 को विस्तार से समझेंगे। इस अध्याय में 3 अत्यंत महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं: दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न। ठीक है। प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे पुलिस भर्ती, SI, न्यायिक सेवा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह अध्याय बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धारा 45 यानी 45 की, जो दुष्प्रेरण को परिभाषित करती है। सरल शब्दों में, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए प्रेरित करता है, उसकी मदद करता है या अपराध की योजना में शामिल होता है, तो उसे दुष्प्रेरण कहा जाता है। दुष्प्रेरण के 3 प्रमुख तरीके हैं। पहला, किसी व्यक्ति को अपराध के लिए उकसाना। दूसरा, अपराध करने के लिए षड्यंत्र में शामिल होना। और तीसरा, अपराध करने में जानबूझकर सहायता प्रदान करना। ठीक है। कितने तरीके हैं? कुल 3 तरीके हैं। अब हम इसे समझते हैं उदाहरण से। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी से कहता है कि जाकर उस व्यक्ति को मार दो, तो यह उकसावे द्वारा दुष्प्रेरण होगा। यदि कुछ लोग मिलकर अपराध की योजना बनाते हैं, यह षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण होगा। और यदि कोई व्यक्ति अपराध करने के लिए हथियार, वाहन या अन्य साधन उपलब्ध कराता है, तो यह सहायता द्वारा दुष्प्रेरण माना जाएगा। अब आते हैं धारा 46 पर, जो दुष्प्रेरक को परिभाषित करती है। दुष्प्रेरक वह व्यक्ति होता है जो किसी अपराध को कराने के लिए उकसाता है, सहायता करता है या षड्यंत्र में शामिल होता है। कानून केवल अपराध करने वाले को ही नहीं, बल्कि अपराध करवाने वाले को भी जिम्मेदार मानता है। ठीक है। अब हम इस विषय को समझने के लिए न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, जिनमें ये महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित हैं। जैसे क्वीन बनाम मोहित मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति को अपराध के लिए सक्रिय रूप से प्रेरित करना दुष्प्रेरण की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार फैयाज हुसैन बनाम सम्राट मामले में यह बताया गया कि अपराध को सुविधाजनक बनाने वाली सहायता भी दुष्प्रेरण मानी जाएगी। यह बड़े ही महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। इसके बाद धारा 47 से 60 तक विभिन्न परिस्थितियों में दुष्प्रेरण और उसके दंड की चर्चा की गई है। इन धाराओं में भारत के बाहर किए गए अपराधों के दुष्प्रेरण, अपराध को छिपाने, लोक सेवकों द्वारा अपराध की जानकारी छिपाना तथा अपराध होने और न होने की स्थिति में दुष्प्रेरकों की जिम्मेदारी का विस्तार से वर्णन किया गया है। इन धाराओं का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपराध के पीछे काम करने वाले व्यक्तियों को भी कानून के दायरे में लाया जा सके। अब हम बात करते हैं धारा 61 अर्थात आपराधिक षड्यंत्र की। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को करने या किसी वैध कार्य को अवैध तरीके से करने के लिए आपस में सहमत हो जाते हैं, तो इसे आपराधिक षड्यंत्र कहा जाता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है सहमति। केवल योजना बनाना ही कई मामलों में अपराध माना जा सकता है, परंतु सहमति आवश्यक होती है। उदाहरण के लिए, यदि 3 व्यक्ति मिलकर बैंक डकैती की योजना बनाते हैं, तो भले ही डकैती न हुई हो, फिर भी आपराधिक षड्यंत्र का अपराध बन सकता है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई व्यक्ति अकेले षड्यंत्र नहीं कर सकता, क्योंकि षड्यंत्र करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की सहमति आवश्यक है। ठीक है। अब आती है धारा 62, जो प्रयत्न अर्थात अटेम्प्ट से संबंधित है। कई बार अपराध पूरा नहीं हो पाता, लेकिन अपराधी से करने की दिशा में गंभीर कदम उठा चुका होता है।
ऐसी स्थिति में कानून उसे भी दंडित करता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करने के उद्देश्य गोली चलाता है लेकिन निशाना चूक जाता है तो हत्या नहीं हुई, फिर भी उसने हत्या का प्रयत्न किया है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति तिजोरी तोड़ने का प्रयास करता है लेकिन पकड़ा जाता है तो वह चोरी का प्रयत्न माना जाएगा। धारा 62 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ऐसे अपराध का प्रयत्न करता है जिसके लिए आजीवन कारावास या कारावास का प्रावधान है तो उसे उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम दंड के एक भाग तक दंडित किया जा सकता है, भले ही अपराध पूर्ण ना हुआ हो। तो पूरे अध्याय का सार एक बात में समझना है तो याद रखिए, जो अपराध करता है वह अपराधी है, जो अपराध करवाता है वह दुष्प्रेरक है, जो अपराध की योजना बनाता है वह षड्यंत्रकारी है, और जो अपराध पूरा न होने पर भी उसे करने की दिशा में बढ़ चुका है वह कृत्य का दोषी है। तो दोस्तों, आज की यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।